साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में जो पहला सत्र है, इस सत्र में जो विषय रखे गए हैं वो विषय है डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है तो उनका साकेत पर कब्जा कैसे हुआ, एक वैज्ञानिक विश्लेषण। पुरातात्विक आधार पर साकेत बुद्ध भूमि है, फिर भी उस पर ब्राह्मणों का कब्जा होना यह भारत के मूल निवासी इतिहास को बदलने का षड्यंत्र है, ये एक विषय है। दूसरा विषय है महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को खारिज किए बगैर महाबोधि महाविहार कब्जा है वह समाप्त नहीं हो सकता, एक चर्चा। ये दो विषय है। इस पर लामा रैग अंड्रोल अमेरिका, अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उद्घाटक के तौर पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। विलास खरात जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी है, उन्होंने कुछ समय पहले अपना विचार व्यक्त किया। मोरियार बुद्ध थ्योरो तमिलनाडु से एक बौद्ध भिक्षु है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। भिक्षु अनिरुद्ध महाप्रज्ञा, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। भिक्खुनी संघमित्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। ये आवड़े अभिलाष, इन सभी लोगों ने इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और अरविंद कुमार मकवाना गुजरात से, हीरालाल बौद्ध राजस्थान से, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी लोगों के विचार आप लोगों ने सुने। मैं अभी इस पहले सत्र का कंक्लूड करने के लिए, समारोप करने के लिए खड़ा हूं। दोनों विषयों पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। बहुत सारी विस्तार से इस बात को नहीं रखना है मुझे, मगर कंक्लूडिंग कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना जरूरी है। डीएनए के बारे में विलास खरात के द्वारा बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आई है, उसको रिपीट करना उचित नहीं होगा। उससे एक बात सिद्ध हो गई है, डीएनए के अनुसार, खासतौर पर माइकल बामशात के द्वारा, ब्राह्मण विदेशी है, इस बात को डीएनए के अनुसार सिद्ध किया जा चुका है। डीएनए के अनुसार सिद्ध होना, इसका क्या मतलब है? ब्राह्मणों का भारत के अंदर एक इतिहास है और वो इतिहास ये है कि वो बुद्धि भेद करने में सबसे ज्यादा माहिर लोग हैं। बुद्धि भेद जो है तथ्य को मरोड़ कर पेश करने का मुद्दा है।
और तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का तरीका है। क्योंकि जो साधारण लोग होते हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग नहीं हैं, जो उपासक है या भक्त लोग हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड रिसर्च का नहीं है, जिनको विषय के मूल विषय का ज्ञान नहीं होता है, जिनके पास कंपैरेटिव स्टडी नहीं होता है, ऐसे लोगों के सामने अगर बुद्धि भेद कर दिया जाए, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए, तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए, तो उनको प्रतिवाद करना उन लोगों के लिए संभव नहीं होता है। मगर जो डीएनए है, ये एक अलग मामला है। वो मामला क्या है? ये प्रयोगशाला में सिद्ध होता है। प्रयोगशाला में जो चीज सिद्ध होती है, उसे बुद्धि भेद के द्वारा काउंटर नहीं किया जा सकता। उसको तथ्य को तोड़ मरोड़ कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वैज्ञानिक रूप से लैब में प्रमाणित होता है, प्रयोगशाला में प्रमाणित होता है डीएनए। इसलिए तथ्य को तोड़ मरोड़ करना, डीएनए को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना संभव नहीं है। तर्क को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसलिए ब्राह्मण आज के तारीख में ऐसा कोई एविडेंस लेकर नहीं आए कि माइकल बामशाद के द्वारा या रिस डेविड के द्वारा जो डीएनए के आधार पर सिद्ध किया गया है, उस सिद्ध किए हुए बात को गलत साबित करने वाला कोई दूसरा डीएनए लाने में वो अभी तक सफल नहीं हुए हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दूसरा डीएनए लाने में वो कामयाब नहीं है। राखीगढ़ी में जिसका डीएनए मिला, ऐसा वसंत शिंदे कहते हैं, वो महिला का डीएनए है और महिला का डीएनए भारतीय है। अगर मान लो हड़प्पन संस्कृति में अगर महिला का डीएनए मिला तो भारतीय महिला है। उसके आधार पर 1000-1500 साल बाद ब्राह्मण भारत में आए, यानी 1000-1500 साल पहले हड़प्पन संस्कृति का निर्माण हुआ। हड़प्पन संस्कृति में कोई विदेशी तत्व हाजिर ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई विदेशी व्यक्ति, हड़प्पन संस्कृति जब विकसित हो रही थी उस समय भारत में कोई विदेशी व्यक्ति आया ही नहीं था। तो विदेशी व्यक्ति का डीएनए हड़प्पन में कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? हड़प्पन में जो मिलेगा वो सभी के सभी मूल निवासियों का मिलेगा। तो हड़प्पन संस्कृति का डीएनए भारतीय लोगों का है, 200% भारतीय लोगों का है। उसके 1000-1500 साल बाद ब्राह्मण भारत में आए। इसलिए ब्राह्मणों का डीएनए राखीगढ़ी में मिलने की कोई वजह नहीं है। पहली बात, ब्राह्मणों का डीएनए उनका ब्लड टेस्ट करके माइकल बामशाद ने निकाला
और उसके आधार पर सिद्ध कर दिया कि वो विदेशी है। जो यूरेशिया में लोग हैं, अभी निवास कर रहे हैं, उनका डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए आपस में मिलाया गया, मिल गया। ब्राह्मण कह रहे हैं कि वो भारत से वहां गए हुए हैं, क्योंकि वहां से लोग यहां नहीं आए हैं, यहां से वहां गए। चलो ठीक है, अगर यहां के ओरिजिनल थे और ओरिजिनल यहां के थे और वहां गए गए तो फिर आए होंगे, तो फिर वहां उनका डीएनए कैसे मिला? आज अगर गए थे और यहां के ओरिजिनल थे तो वहां से फिर वापस आए होंगे। अगर वापस आए तो फिर वहां डीएनए उनके मिलने की वजह नहीं है। समझ में भैया? वो मगर इसके बावजूद भी वो यहां से गए, फिर वहां जाकर फिर ब्राह्मण वापस आए। अरे ये उपन्यास लिखने का मामला नहीं है, ये कादंबरी लिखने का मामला नहीं है, ये कवि कल्पना से जैसे काव्य लिखा जाता है उसका मामला नहीं है। डीएनए कल्पना से नहीं लिखा जा सकता, ये प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाता है। और अभी तक ब्राह्मणों ने दूसरा डीएनए प्रयोगशाला में सिद्ध करके नहीं लाया। राखीगढ़ी में पुरुषों का जो डीएनए मिला उसका उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था पहले से ब्राह्मणों का इसका डीएनए विदेशी मिलेगा। तो ब्राह्मणों ने और वसंत शिंदे ने उनका डीएनए नष्ट होने दिया। अभी हमारे पास नष्ट होने दिया, इसके सबूत आ गए हैं, उसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूं। तो इसीलिए ब्राह्मणों के पास अभी तक माइकल बामशात के द्वारा, रिस डेविड के द्वारा जो डीएनए और पुरातत्व में उन्होंने जो स्टडी किया उसके आधार पर, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों के पास उस डीएनए को डिनाई करने का कोई दूसरा डीएनए उपलब्ध नहीं है। भाई इतना ही कहना चाहता हूं। इससे जब मुझे समय मिलेगा तो मेरे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्री एविडेंस है, ये तो मुख्य एविडेंस हो गया। फिर मेरे पास सहायक सबूत बहुत सारे हैं जिस पर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलना पड़ेगा, इतने सारे सबूत है जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है सप्लीमेंट्री सबूत के आधार पर कि ब्राह्मणों का भारत के मूल्यवासियों के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं। जितने विदेशी भारत में आए वो भारत के भूमि में समा गए, एक ब्राह्मण छोड़कर। ब्राह्मणों का भारतीयकरण नहीं हुआ, एकमात्र ब्राह्मण है जिसका भारतीयकरण नहीं हुआ। विलास खास बात बता रहा हूं। सप्लीमेंट्री एविडेंस में जितने विदेशी आए, आक्रांता आए, अभी हो सकता है कुछ मुगल लोग जो है भारत में आक्रांता थे, मगर आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो मुसलमानों के अंदर समाहित हो गए। मुगल के तौर पर कोई आइडेंटिटी उनकी अभी दिखाई नहीं देती। शक आए, हून आए, उन सभी लोगों का भारतीयकरण हुआ, मगर केवल ब्राह्मण ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी भारत की प्रजा में मिक्स नहीं होने दी और उसको अलग से बनाए रखा। ये एक ऐसा एविडेंस है, सप्लीमेंट्री एविडेंस है, जिसे सिद्ध किया जा सकता है
कि डीएनए वालों ने जो रिसर्च किया वो बात सही है। ये एक बात बता रहा हूं। अब ये जो थ्योरी है, जिस थ्योरी पर मैं अभी बोल रहा था, उस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए मेरे पास घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलने वाले इतने सारे सबूत है। अभी जब मुझे मौका मिलेगा इस पर मैं विस्तार से बोलूंगा, मगर बोलना जरूरी है क्योंकि एक मुख्य एविडेंस है, उसके आधार पर सप्लीमेंट्री एविडेंस पर बहुत सारी बातें जो ब्राह्मणों ने खुद लिख कर रखी है। ब्राह्मण अपनी लिखी हुई बातों को इनकार तो नहीं करेंगे, ब्राह्मण अपने पुरखों को अपना पुरखा नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये मेरे पुरखे नहीं है, मेरे बाप दादा नहीं है, इन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, ऐसा तो वो इनकार नहीं कर सकते। और अगर मान लो कि वो उन्होंने हमको पैदा नहीं किया, तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे बाप दादा कौन है? तुम हरामी की औलाद तो हो नहीं, तुम्हारे बाप दादा कोई ना कोई होंगे। और इसीलिए तुम्हारे बाप दादाओं ने जो लिख कर रखा उस बात को तुम इनकार नहीं कर सकते हो, और इनकार नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे ही बाप दादाओं के लिखे हुए सबूत है। वो सबूत इस बात को सिद्ध करते हैं कि तुम्हारा व्यवहार यहां के लोगों के साथ दुश्मनी का है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान ने लिखा कि जो ब्राह्मण है ये भारत के लोगों के डिटरमिन एनिमी है, ये कट्टर शत्रु है, और 2-3 साल के नहीं है, 100 साल के नहीं है, हजारों सालों के दुश्मन हैं। और उन्होंने दुश्मनी का व्यवहार इन लोगों के साथ किया। रिच डेविड कहते हैं कि यामनिया लोगों ने, जो इनके पुरखे हैं, उन्होंने यूरोप में हिंसा किया। अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो भारत में भी उन्होंने हिंसा किया, और ब्राह्मणों ने भारत के प्राचीन इतिहास में हिंसा किया। आज का अगर सबूत चाहते हो, आज का हिंसा का, ब्राह्मण के हिंसा का सबूत चाहते हो आज का, मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? 3000 साल का छोड़ो, मॉब लिंचिंग कौन करवा रहा है? जिंदा लोगों को मारने का काम कौन कर रहा है? आज भी हिंसा जो हो रही है, पुष्यमित्र शुंग की हत्या किसने की? वो साम्राज्य किसने खत्म कर दिया? अगर वो साम्राज्य खत्म नहीं किया गया होता तो उस साम्राज्य के सामने कोई विदेशी आक्रांता भारत में आने की औकात नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती। और भारत की जो नक्शा आज जम्मू कश्मीर तक ही फैला हुआ है, वो नक्शा अफगानिस्तान रशिया के बॉर्डर पर लगा हुआ था। अशोका के समय का जो नक्शा उपलब्ध है, अशोका के समय का जो मौर्य का नक्शा उपलब्ध है, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो भारत जो है उस समय का, वो रशिया के बॉर्डर तक फैला हुआ था। अगर ब्राह्मणों ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या नहीं की होती तो ये साम्राज्य उस समय बरकरार रहता, और उतनी बहुत बलशाली ताकत होती, कोई विदेशी भारत पर आक्रमण नहीं करता। और भारत का जो नक्शा छोटा हुआ है, ये छोटा नक्शा हुआ वो सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने की वजह से हुआ। इसलिए जो छोटा भारत आज दिखाई दे रहा है, वो जो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है। भारत की सीमाएं छोटी हो गई है, उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, और इसके लिए ब्राह्मणों को देशद्रोही कहा जा सकता है। आजकल आरएसएस के लोग प्रचार में देशभक्ति के बातों पर ज्यादा करते हैं, मगर वो प्राइवेट में जो ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग में लव जिहाद आता है, मॉब लिंचिंग आता है, मुसलमानों की हत्या का मामला आता है, भारत में 65,000 फसादात का मामला आता है, लाखों मुसलमानों के मारने का मामला आता है, 3000 साल से जो अछूत लोगों की हत्याएं हो रही है, आदिवासियों की हत्या हो रही है, बैकवर्ड क्लास यानी शूद्र की हत्या हो रही है या की जा रही है, ये सारी हत्याएं 3000 साल से ब्राह्मण लोग करवा रहे हैं, ब्राह्मणों की व्यवस्था की वजह से हो रहा है। ये सारा व्यवहार ब्राह्मणों का
भयंकर दुश्मनी का व्यवहार है मूल निवासियों के साथ। अगर मूल निवासियों के साथ ब्राह्मणों का व्यवहार दुश्मनी के जैसा है तो उसकी वजह है क्योंकि उनका डीएनए अलग है और भारतीय लोगों का डीएनए अलग है, उनका वंश अलग है, इनका वंश अलग है, और इसके साथ ब्राह्मण जो व्यवहार करते हैं वो वंश भेद के आधार पर करते हैं। आजाद भारत में पहली बात तो यह है कि आजादी का आंदोलन नहीं था, इसलिए ज्योतिराव फुले इसमें शामिल नहीं हुए, शाहू महाराज इसमें शामिल नहीं हुए, बाबा साहब आम्बेडकर इसमें शामिल नहीं हुए। तो ये कोई साधारण लोग नहीं थे जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ये कहा था कि ये ब्राह्मणों का आंदोलन है, अगर हम ब्राह्मणों को आज़ादी हासिल करने में मदद करते हैं तो क्या गारंटी है कि आज़ादी मिलने के बाद ब्राह्मण हमें आज़ादी देंगे। यकीनन उनका लॉजिक सिद्ध हो गया और 15 अगस्त 47 के बाद ब्राह्मण आज़ाद हो गए, और जिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने आज़ादी के लिए उनको मदद किया, उनके पिछवाड़े पर अभी लात मारने का काम कर रहे हैं। उनको संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उनका जो कहना था वो बात आखिर सिद्ध हो गई। ये भी उनके विदेशी होने का ही सबूत है। दूसरा, 15 अगस्त 47 के बाद ब्राह्मणों ने बचे हुए भारत पर, एक तो जो भारत के टुकड़े करने का जो फैसला है, भारत का विभाजन करने का फैसला है, वो फैसला ब्राह्मणों ने किया। तो टुकड़े करने का, भारत का विभाजन करने का षड्यंत्र भी ब्राह्मणों ने किया, और इस षड्यंत्र के तरफ भारतीय लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए गांधी को मारा। और गांधी को मारने के बाद भारत के टुकड़े किसने किए ये चर्चा बंद हो गई, और गांधी को किसने मारा ये चर्चा शुरू हो गई, और उन्होंने उस पर पर्दा डाल दिया। तीसरी बात, 15 अगस्त 47 के बाद, भारत के टुकड़े करने के बाद, भारत पर कब्जा ब्राह्मणों का करने के लिए भारत के टुकड़े किए, तो कब्जा करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया 15 तारीख से। और आज लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, सारी डेमोक्रेटिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, सारे डेमोक्रेटिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, और मूल निवासियों को धकिया दिया, उनके पिछवाड़े में लात मारा, और हर तरह से व्यवस्था से उनको खदेड़ा गया। जब इनको खदेड़ा गया, अगर सारे के सारे मूल निवासी है, ब्राह्मण भी मूल निवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी भी मूल निवासी, अगर ये सारे के सारे मूल निवासी है, तो ब्राह्मणों ने इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसका वजह है कि ब्राह्मण का जो DNA है वो विदेशी है। जब वो यहाँ मूल निवासियों के लोगों की हत्याएं करते हैं तो उनको दर्द क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि वो विदेशी है। ये वंश भेद की वजह से ऐसा होता है। इसको जानने की, इसको समझने की जरूरत है। और जब उन्होंने लोकतंत्र के सारी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, तो सत्ता पर कब्जा कर लिया, लोकतंत्र की सारी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। एक बड़ा फैसला क्या लिया? नीतिगत फैसला, जमीन के नीचे कुछ नहीं खोदने का। क्यों? हमारा साला कुछ मिलता ही नहीं। जो मिलता है अशोका का मिलता है, मौर्य का मिलता है, बुद्धा का मिलता है, हमारा तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए जमीन के नीचे का कुछ नहीं खोदने का। ये सत्ता के आधार पर लिया हुआ फैसला है। और ये कनिंघम ने जो रिपोर्ट तैयार किए हुए हैं उसके आधार पर उनका ओपिनियन बना हुआ है कि जमीन के नीचे खोदेंगे इनका ही मिलेगा, हमारा कुछ मिलने वाला ही नहीं है।
अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए, तो वो तो हवा में उड़ के तो नहीं जा सकते, वो जमीन में कहीं न कहीं तो है। और वो सारा नक्शा धीरे 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 सारे देश भर में खोदने का काम करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फैसला किया आजादी मिलने के बाद, अंग्रेजों का फैसला था खोदेंगे, अंग्रेज जाने के बाद नेहरू आया, ब्राह्मण आ गए और उन्होंने फैसला किया नहीं खोदेंगे। अगर वो विरासत मूल निवासियों की विरासत होती, ब्राह्मण भी मूल निवासी होते, तो बोलते नहीं पहले खोदेंगे। उनको मालूम है ये हमारी विरासत नहीं है, हम मूल निवासी नहीं है, ये इन लोगों की विरासत है। और ये सारे जगह अगर ये खोद गए 84,000 अगर मिल गए, तो ये तो कई लाख करोड़ रुपया जो है विदेशी लोगों का वो ये मिलेगा, फॉरेन फंड मिलेगा। और विदेश से ये लोग जो है ये देखने के लिए आएंगे, और 6-6 महीने का समय तो ये केवल देखने को लगेगा। बुद्ध पद बनाना पड़ेगा, एक जगह बुद्ध स्तूप देखा तो सारे देश भर में घूमने के लिए 6 महीने का समय लगेगा, तब जाकर के सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए ये नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात उन्होंने ये नीति बनाई सत्ता की वजह से। दूसरा, कानून में परिवर्तन किया। जो ये सब्जेक्ट है 49 का कानून, ये 47 में आजादी मिली, ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, और 49 में कानून बनाया। ये आंकड़े, ये जो साल के आंकड़े हैं, ये आंकड़े ही प्रूव करते हैं कि ये कानून ब्राह्मणों ने बनाए। ब्राह्मणों ने गया और बुद्ध गया पर कब्जा करने के लिए बनाया, सत्ता के आधार पर ये दूसरी चीज बनाई। तीसरी चीज जो है, अभी 2006 में, संभवतः 2006 में ये कानून बनाया गया, मुझे एग्जैक्टली अभी तारीख पता नहीं है, 2010 में ये कानून बनाया गया कि जो जमीन के नीचे खुदाई हुई है बाकी है, और जो खोदी हुई चीजें हैं, जो सामने लाई हुई चीजें हैं, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, और जो जमीन के नीचे है उसका प्रोटेक्शन करने वाला जो कानून था वो खत्म कर दिया गया 2010 में। ये लोगों को किसी को पता ही नहीं है, 2010 में बना ये कानून। ये कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने वाला है, और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, गुप्त रूप से बना है। ये कानून भी इस बात को सिद्ध करता है कि उन्होंने ये सारी बातों पर कब्जा करने के लिए बनाया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कब्जा है, ये कब्जे की वजह सत्ता पर नियंत्रण करने की वजह से वो ऐसा करने में कामयाब हो रहे हैं। सत्ता के सहारे से, सत्ता के आश्रय से, सत्ता की मदद से वो लोग ये सारी वास्तुओं पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए भारत के मूल निवासियों को जागना होगा, जगाना होगा, इकट्ठा करना होगा, और इकट्ठा आकर सत्ता पर नियंत्रण करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, इसमें परिवर्तन करना केवल मात्र ऐसा करने से, केवल प्रचार करने से नहीं होगा, बल्कि सत्ता पर नियंत्रण करने के बाद ही इसमें सारा का सारा चेंज लाया जा सकता है। जैसे उन्होंने सत्ता के ऊपर कब्जा करके ये चेंज किया, उन्होंने जो जितना चेंज किया वो सारा का सारा हम भी कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट बनाने के लिए वहाँ जो बौद्ध गुफाएं थी पनवेल में, वो नष्ट कर दी। और ये नष्ट करने का हौसला कहां से मिला? 2010 के कानून से मिला कि जमीन के नीचे क्या है उसकी हम रक्षा नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को हम लोगों को ध्यान से समझना होगा और समझकर काम करना होगा। इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 3 बजे अगला सत्र शुरू होगा, और 3 बजे के लिए जो सुनने वाले लोग हैं वो रेडी रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।